हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो आपको पता है कि केवीएस पीआरटी टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं और ये बुक आप देख पा रहे होंगे। इसमें जो 20 टेस्ट वेस्ट और न्यू पैटर्न यानी कि केवीएस पीआरटी के लिए खासकर 20 टेस्ट इसमें दिए गए जो आपके प्रतीक शिवालिक जी ने यह बुक लिखी है और इसका पीडीएफ भी इन्होंने प्रोवाइड कराया है 20 टेस्ट का। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको दिक्कत है पीडीएफ से तो आप अमेजोन का लिंक भी दिया है, वहां से आप बुक परचेज करके अपने घर पे मंगा सकते हैं। ठीक है, मंगा लीजिएगा, काफी अच्छी बुक है और अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और अभी हम एबीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज का सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं और कल हमने सेट एच इसका डिस्कस किया था और आज हम इसका सेट आई डिस्कस करेंगे। काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलती है और आप ये जानते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर आप देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं आज के। ठीक है, चलिए 131वां प्रश्न है आपसे। सीरीज बेसिकली 131 से ही स्टार्ट होती है कि रेड डाटा बुक जो है सभी रिकॉर्ड रखता है किसका? स्थानिक प्रजातियों का, विलुप्त प्रजातियों का, लुप्त प्राय प्रजाति पौधों का या लुप्त प्राय जानवरों का। बताइए। काफी अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। बताइए, पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, तीसरा और चौथा सही है या पहला और चौथा सही होगा? बताइए क्या है इसका उत्तर। तो इसका जो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 कि तीसरा और चौथा सही है, कि यानी कि ये लुप्त प्राय पौधों की जानकारी रखता है और लुप्त प्राय जानवरों की जानकारी रखता है। आपने पता होगा कि आप एक संस्था है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, ठीक ना। ये बेसिकली 1948 में बनी थी, जो लुप्तप्राय पौधों और जानवरों का रिकॉर्ड रखता है और ये एक रेड डाटा बुक जो है जारी करता है। इसकी एक बुक है जिसमें ये सारी चीजें एकत्रित की जाती हैं। चलिए 132वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यावरण की कौन सी समस्या हाल ही में उत्पन्न हुई है? ओजोन परत का ह्रास, ग्रीन हाउस का प्रभाव या वैश्विक ऊष्मण या उपरोक्त सभी। तो देखिए याद रखिएगा, अभी जो है हाल फिलहाल में ये सारी चीजें जो है उपयुक्त यानी कि सारी चीजें जो है आई हैं। ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, जिससे इसका कारण क्या है? ओजोन परत का जो है डिप्लेशन यानी कि पतला होना। ग्रीन हाउस का इफेक्ट, ग्रीन हाउस का प्रभाव जैसे आपकी CFC हो गई, मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है एनवायरमेंट में बढ़ रही है, तो ये कहलाता है आपका ग्रीन हाउस। वैश्विक ऊष्मण जो आज CO2 के कारण तापमान बढ़ रहा है। बात करें ओजोन परत की तो याद रखिएगा 16 सितंबर को आपका ओजोन डे मनाया यानी कि सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसकी थीम भी आपको पता होगी 32 ईयर्स एंड हीलिंग। ठीक है ना। ओजोन क्या है आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। क्या करती है? यह पराबैंगनी किरणों से जो है हमारी रक्षा करती है, ये आप जानते होंगे। ठीक है ना। बेसिकली इसमें आपकी फ्रेयॉन और हेलोन ये दो गैसें जो है मुख्य से, और साथ ही इसके क्लोरीन, कार्बन और फ्लोरीन भी हो सकती है। ये गैस हमारे ओजोन लेयर को क्या करती हैं? प्रभावित करती है। ओजोन किस में मापते हैं हम उसकी जो है मोटाई? तो मानते हैं डॉप्सन में, ये इसकी यूनिट है। और ओजोन से आपका एक मॉन्ट्रियल जो है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी आपका ओजोन लेयर से संबंधित है। ठीक है ना, जो 1987 में हुआ था। ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए 133वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो है कि स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है, यानी कि कह सकते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट। कुछ तो आपके शॉर्ट टर्म होते हैं जो हफ्ते 2 हफ्ते में रोग सही हो जाते हैं, लेकिन आपको बताना है कि लॉन्ग टर्म कौन सा है। खांसी जुकाम है, चिकन पॉक्स है, तंबाकू चबाना या तनाव, स्ट्रेस जिसे हम कह सकते हैं। बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका तंबाकू चबाना। तंबाकू चबाने में होता क्या है कि इंसान जो है पहले तो खाता रहता है, उसको काफी मजा आता है, लेकिन जब ये अति कर देता है तो इसको क्या बन जाता है? कैंसर बन जाता है, जो उसकी जिसमें बेसिकली एक ही होता है कि ज्यादातर इंसानों की जो है मृत्यु हो जाती है। खांसी जुकाम हफ्ते 2 हफ्ते में चला जाता है, क्योंकि ये एक आपका छोटा मोटा वायरस से होता है, तो ये ठीक हो जाता है। चिकन पॉक्स क्या है? इसमें जो है शरीर पर छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, जैसे बेसिकली कहते थे कि छोटी माता। ठीक है ना। तो ये बेरियोसोला जो है वायरस से ये आपका होता है। तनाव बेसिकली क्या है? एक अवसाद है जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 134वां प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करने में प्रमुख समस्या यह है कि क्या है? नाभिक को विखंडित कैसे करें, अभिक्रिया को सतत कैसे बनाएं, उपयोग के पश्चात जो है ईंधन का सुरक्षित निपटारा कैसे करेंगे, और चौथा यह है नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कैसे करें। देखिए हम यूज कर रहे हैं आपका न्यूक्लियर एनर्जी, तो हमें तो ये तो पता है कि हम उसको विखंडित कैसे करेंगे, तो ये तो उत्तर नहीं है।
अभिक्रिया को सतत कैसे बनाए, भाई जब एनर्जी बनी रही है तो ये भी पता है, लेकिन उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर इसका 3 होगा कि उपयोग के पश्चात जो ईंधन बचता है उसे हम डिस्ट्रॉय कैसे करें या उसे सुरक्षित हम कैसे रखें, क्योंकि हम उसे कहीं खुले में नहीं फेंक सकते हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। 135वां प्रश्न है कि किसी आहार श्रृंखला में पोषक स्तर की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? कौन करता है? उच्चतर पोषक स्तरों पर ऊर्जा की कमी होना, दूसरा है भोजन की उपलब्ध मात्रा की कमी होना, प्रदूषित वायु है ना, और चौथा दिया है जल। तो आपको बताना है कि जो आहार श्रृंखला होती है आपकी, किसी कहते हैं फूड चेन, तो उसमें जो है पोषक स्तर की संख्या को कौन सीमित करता है? तो वो करता है आपका ऑप्शन नंबर 1 कि उच्चतर पोषक स्तरों पर ऊर्जा की कमी होने। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे और यदि ऊर्जा की कमी होती जा रही है तो आपकी फूड चेन जो है वो वहीं पर रुक जाएगी। मान लीजिए इस जीव में किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं है तो ये आगे वाला जीव जो है इसे नहीं खाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 136वां प्रश्न काफी लंबा है, इसको आराम से पढ़िएगा। हमारे देश में नर्मदा नदी के आर पार बने बांधों जैसे टहरी बांध हो गया, अलमारी बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनें जिनसे इस बात का संकेत मिलता हो कि बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के क्या परिणाम होंगे। यानी बांधों की ऊंचाई बढ़ाएंगे तो क्या रिजल्ट निकलेंगे। क्षेत्र के जो है स्तरीय पादपजात और प्राणीजात जो जात है जो पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। दूसरा है क्षेत्र में रह रहे लोग और पालतू जानवर अव्यवस्थित हो जाएंगे। तीसरा दिया है खेती के लिए उपयोग जो जमीन है वो स्थायी रूप से नष्ट हो जाएगी। या चौथा दिया है इससे लोगों को स्थायी नौकरी मिल सकेगी। तो देखिए नौकरी की यहाँ पर कोई बात नहीं है, नौकरी मान लीजिए अलग चीज है, लेकिन आपको बताना है क्या परिणाम होंगे। तो देखिए इसका जो आपका सही उत्तर रहेगा 136वें का वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों बातें सही है। क्योंकि जो यहाँ पर मान लीजिए ये बांध है, अब इसकी ऊंचाई बढ़ानी है, ऊंचाई बढ़ेगी तो साथ आपको ये एरिया भी कवर करेंगे, क्योंकि भविष्य में अगर ये कोई दुर्घटना होती है तो यहीं तक सीमित रहे तो यहाँ के लोगों को आप क्या करेंगे, भगा देंगे। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाए स्तरीय जो पादप जात है और प्राणी जात है वो पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे, वहां पर कोई नहीं रह सकता है। और क्षेत्र में रह रहे जो लोग हैं और पालतू जानवर वो अव्यवस्थित होंगे, बिल्कुल होंगे। और खेती के लिए जो उपयोगी जमीन है वो ये जमीन जो है स्थायी रूप से नष्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है जो बांध कमेटी है वो रोक लगा देती है। चलिए ये चीज आप याद रखें। बात कर रहे हैं हम नर्मदा नदी की, तो नर्मदा हो गया आपका और इसके साथ ही हो गई तापी। तो ये दोनों नदियां जो है आपकी साउथ इंडिया की नदियां हैं, लेकिन ये कहाँ गिरती हैं आपकी जो है अरब सागर में गिरती हैं। क्योंकि जो बाकी कावेरी महानदी और ये सारी हैं, ये कृष्णा है, ये कहाँ गिरती हैं आपकी बीओबी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ठीक है, और ये जो नर्मदा तापी है ये डेल्टा भी नहीं बनाती हैं, क्योंकि ये नदी जो है घाटियों के बीच में बहती हैं। 137वां प्रश्न है कि जीव मंडल भंडार का क्षेत्र जिसमें बड़ी संख्या में जो है मानव गतिविधियों की अनुमति है, उदाहरण के लिए खेती कर सकते हैं आप, पालतू जानवर मतलब रह सकते हैं, प्राकृतिक उत्पाद की कटाई भी कर सकते हैं, चराई भी कर सकते हैं, बांध की निपटान भी कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, बफर जोन, कोर जोन, प्रतिबंधित क्षेत्र या संक्रमण क्षेत्र। तो देखिए बताइए क्या कहेंगे इसे। तो इसे कहते हैं ट्रांजिशन जोन या संक्रमण क्षेत्र। इसे हम आपका कह सकते हैं एक कोऑपरेशन, यानी कि कोऑपरेशन क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए यहाँ आपको कुछ डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। तो ये हमने एक डायग्राम जो है बना लिया है। तो ये होता है आपका कोर जोन, जिसमें आपके नेशनल पार्क होते हैं और यहाँ पर कोई भी जो है ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। और ये आपका होता है बफर जोन। बफर जोन में क्या होता है, जैसे आप क्या क्या कर सकते हैं, मान लीजिए लकड़ी चाहिए आपको तो लकड़ी भी ले सकते हैं। चलिए इधर लिखते थे, लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। थोड़ा बहुत जो है एक लिमिट में, लेकिन टूरिज्म भी हो सकता है। ठीक है ना, वहाँ के लोग देखभाल करते हैं, लेकिन और साथ ही आप यहाँ पर थोड़ा बहुत जो खनन है, कोई खनिज है वो यानी कि हो सकता है, और आप चरा भी सकते हैं जानवरों को। ठीक है ना, लेकिन सीमित जगह में। लेकिन ये जो आपका ट्रांजिशन जोन है या संक्रमण जोन है, ठीक ना, इसमें क्या होता है, आप सड़क बना सकते हैं, रेल भी कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर टूरिज्म रहेगा, और आप फैक्ट्री भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जानवरों को चराना है, पालतू कुछ करना है, खेती करना है, तो आप सारा कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है ना, और कोर और बफर जोन में ये सब अलाउ नहीं होता है। चलिए आगे 138वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कम से कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। सिक्किम है, गोवा है, दादर और नगर हवेली या दमन और दीव। तो याद रखिएगा जो सिक्किम है वो सबसे कम आबादी वाला राज्य था। आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा वाला, तो वह आपका उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। ठीक है, साथ ही अगर आपसे पूछी जाए यूनियन टेरिटरी में, तो सबसे ज्यादा जो आबादी थी वो आपकी दिल्ली की थी, और आपसे सबसे कम पूछा जाए तो वो थी आपकी लक्षद्वीप की।
ठीक है ना। कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी 2011 की। स्वतंत्र भारत की कौन सी थी? 7वीं। लिंगानुपात आपसे पूछा जाए तो 943/1000, यानी कि 1000 पर जो है 943 महिलाएं थीं। चलिए, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर, 1 से 7 जुलाई, 7 से 11 जुलाई या 3 से 10 अक्टूबर। चलिए, इसका उत्तर बताते हैं, इसके पहले आपको वीडियो को लाइक करना है। तो वन्य जीव सप्ताह जो है आपका 2 से 8 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है, ठीक है ना। 2022 में हमने कौन सा मनाया है? 66वां मनाया है, ठीक ना। थीम क्या थी? एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप, जो हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी। चलिए, इसलिए आगे बढ़ेंगे। 140वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा जो है आपका, कौन सा ICIMOD का सदस्य नहीं है? तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसके जो है बेसिकली 8 सदस्य देश हैं, ठीक है। 8 देश इसके जो है सदस्य हैं। इसका आपको फुल फॉर्म भी आना चाहिए इसका, ठीक है ना। क्या होता है? द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, यानी कि माउंटेन के डेवलपमेंट पर यह संस्था जो है जोर देती है। इसके सदस्य जो है बताइए कौन कौन सा? आपका हो गया अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इसके बाद आपका भूटान आ जाता है, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, नेपाल हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया, म्यांमार हो गया, और एक और कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, एक बचा आपका अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया, म्यांमार हो गया, और आपका बचा ना पाकिस्तान, ठीक है, हो गया। तो बताइए कौन सा नहीं है? मालदीव जो है आपका इसका सदस्य नहीं होगा। चलिए, 141वां है, सेब परियोजना किस जीवित प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है? गिद्धों से, डॉल्फिन से, कैक्टस से या सुंदरबन से? सुंदरबनी, जो सुंदरबनी क्या है? बेसिकली सुंदरबनी वृक्ष होते हैं जो आपके पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सेब परियोजना है वो आपकी गिद्धों से यानी कि वल्चर से संबंधित है, ठीक है। इसमें सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटेंशन, यानी कि जो वल्चर समाप्त हो रहे थे, गिद्ध सर ये क्या है ऑटोक्लिमेटिकली मरने लगे थे, तो इनकी प्रजातियां कम हो रही, तो इनके लिए हम ये सेब परियोजना लेकर आए थे, ठीक है। जो आपकी गिद्ध परियोजना भी कहते हैं। गिद्ध परियोजना कब आई थी? आपकी गिद्ध परियोजना 2006 में आई थी, ठीक है ना। और असम के जो है धर्मपुर में पहला जो है गिद्ध प्रजनन केंद्र इनकी प्रजाति बढ़ाने के लिए जो है खोला गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 142वां प्रश्न है कि भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान था क्या था? कृषि उद्योग और खानों, देश के औद्योगिक विकास, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना, और चौथा है गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता। तो देखिए, बात की जाती है 7वीं पंचवर्षीय योजना की, तो कब से कब तक थी? 1985 से जो है 1990, ठीक ना। PM कौन थे इस समय? PM थे आपके राजीव गांधी जी, ठीक है ना। ये जो है इस समय PM रहे थे, ठीक है ना। इन्होंने तकनीक सुधार पर भी काफी बल दिया था, और साथ में ये LPG पॉलिसी भी शुरुआत इन्होंने कर दी थी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, और इसका जो मुख्य ध्यान था वो था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। चलिए, 143वां प्रश्न है कि UNCST का पूरा नाम क्या है? कई बार आपको बता दिया है, इसे हम रियो 2012 भी कहते हैं, और Rio+20 भी कहते हैं, और इसे पृथ्वी सम्मेलन भी हम कहते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है कि हम इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि 17 जो है, जो बेसिकली आपका सतत विकास यहाँ पर करना होता है। चलिए, आगे बढ़ेंगे। 144वां प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में, महाराष्ट्र में, यूपी में या MP में? तो देखिए, पेंच पेंच जो है आपका कहाँ पर पड़ता है बताइए? कल हमने आपको बताया भी था। आप इसका सही उत्तर दीजिएगा, क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 की पेंच जो है आपका MP में पड़ता है। MP में और कौन कौन पढ़ते हैं? आपका कूनो हो गया, माधव हो गया, चलिए बोल देते हैं, लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। पन्ना हो गया, कान्हा हो गया, फॉसिल्स हो गया यानी कि जीवाश्म हो गया, और सतपुड़ा, ये सारे जो है MP में पड़ते हैं। बात करें यूपी की, तो यूपी में आपका एक ही नेशनल पार्क है, वो है दुधवा, ठीक है ना। और महाराष्ट्र की जहाँ पर बात आती है, तो महाराष्ट्र में आपका संजय गांधी हो गया, ठीक है ना, चंदौली हो गया, तडोबा हो गया, ठीक है ना, तडोबा हो गया, और क्या हो गया आपका? नवागांव हो गया, और गुगामल हो गया, ठीक है ना। चलिए, 1 सेकंड रुकते हैं दोस्तों। चलिए, तो हमने देख लिए हैं कौन कौन से आपके जो है महाराष्ट्र हमने देख लिया। अब बचा आपका केरल। केरल में देखा जाए तो केरल में आपको याद रखना है आपका साइलेंट वैली हो गया, पेरियार हो गया, और ये आपका जो हो गया अन्नामुली,
ठीक है ना। नामुड़ी जो है नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ पर पड़ता है, केरल में पड़ता है। ठीक है, चलिए 145वां प्रश्न है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक अभियान शुरू किया था, जिसके परिणाम स्वरूप इसके खिलाफ किस वर्ष जो है एक कानून पारित किया गया, 1829, 1929, 1856 या 1891। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका उत्तर आपको याद रखना है कि इसका जो उत्तर है वो है आपका 1800, बताइए 1829 में तो क्या हुआ था, इसमें तो आपका जो है वो हुआ था, इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक आपके रहे थे और बंगाल का जो गवर्नर जनरल वो है भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा था। लेकिन इसका जो आपका उत्तर होगा सही वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 1856। 1856 में कौन था आपका, वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 1856 से लेकर ये आया था और 1862 तक ये रहा था इंडिया में। और इसमें क्या हुआ था आपका 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो भी इसी के टाइम पीरियड में हुआ था। और 1857 में ही क्या हुआ था कि इंडिया में जो है 3 जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले गए थे। कहाँ कहाँ खोले गए थे, याद रखना है, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है ना, ये 3 जगह ये खोले गए थे। और यही में क्या हुआ था कि जो भारत का गवर्नर जनरल था वो है इंडिया का वायसराय कहलाने लगा था। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 146वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है गलत है। गलत बताना है, सही नहीं। ठीक है, राज्य धर्म में एकदम पृथक नहीं है, परंतु वह जो है अपने परंतु वह धर्म से एक निश्चित दूरी बनाता है। तो बिल्कुल सही है कि जो है कोई भी राज्य जो है एक धर्म से पृथक भी नहीं है और साथ ही किसी धर्म से निश्चित दूरी भी नहीं बनाता है, सभी को सपोर्ट करता है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है। बिल्कुल सही बात कही गई है कि कोई भी जो है राज्य किसी विशेष धार्मिक समूह द्वारा जो है शासित नहीं है। ठीक है ना। चलिए तीसरा है, राज्य किसी धर्म विशेष को ना तो थोपेगा और ना ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। ठीक है ना, मतलब कोई भी धर्म आपको नहीं थोपेंगे और ना ही हम आपकी स्वतंत्रता को छीनेंगे। और तो अब एक ही उत्तर बता जो आपका सही होना चाहिए कि राज्य सरकार संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित कर और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। तो देखिए राज्य कभी नहीं कहता है आप, वो ये कहता है कि आप जो अपने धर्म है, संस्कृति है, उसको जीवित रखिए, उसे बनाए रखिए, लेकिन मतलब ऐसा नहीं करिए कि दूसरों की संस्कृति को नुकसान हो। चलिए 147वां प्रश्न है कि भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की लोकतांत्रिक है, साम्यवादी है, पूंजीवादी है या अध्यक्षतात्मक सरकार है। तो सबको पता है कि जो इंडिया में बेसिकली गवर्नमेंट होती है वो क्या डेमोक्रेटिक होती है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार होती है, जिसमें कहा जाता है कि जनता का जनता के ऊपर शासन। ठीक है, चलिए 148वां प्रश्न है कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको जो है फांसी पर लटका दिया गया था। मंगल पांडे, भगत सिंह, राजगुरु या सुखदेव। तो याद रखिएगा इसका जो उत्तर है मंगल पांडे। मंगल पांडे को बेसिकली आपका जो है कब फांसी हुई थी, 19 जुलाई और तारीख थी 1827 में जो है मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, यूपी के बलिया शहर में हुआ था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की बात, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की बात करें तो इनके लिए जो है 29 मार्च 1931 को जो है फांसी दी गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से डिस्कस कर देंगे। ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं। बताइए किसके चारों ओर हैं, शनि, नेपच्यून, मंगल, शनि, शुक्र, मंगल, शनि, बृहस्पति, यूरेनस या शनि, शुक्र, नेपच्यून। तो अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, क्योंकि आपको वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है। इसका जो उत्तर है वो है शनि, बृहस्पति, यूरेनस। ठीक है, बात करेंगे आपका बृहस्पति यानी कि जुपिटर की। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा कि ये आपका सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे जो है बड़ा ग्रह आकार में। और इसमें क्या है, ये जो है वलय पाए जाते हैं जिन्हें हम शुद्ध ग्रह पेटी भी कहते हैं। ठीक है ना, और ये तारे के समान ग्रह दिखता है, इसलिए तारा ग्रह भी इसे हम कहते हैं। ठीक है ना, और इसके 67 जो है उपग्रह हैं और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है पूछा जाता है वो है गैनीमेड। ठीक है, ये चीज याद रखिए। और 9 घंटे में जो है ये इसका जो घूर्णन काल है, 9 घंटा जो इसका घूर्णन काल है। तो उसके बाद आपसे बात करेंगे शनि के बारे में, थोड़ा बताते हैं। तो शनि के बारे में याद रखिएगा, इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन की गैसों का गोला किस ग्रह को कहा जाता है, तो वो शनि के लिए कहा जाता है। ठीक है ना, और ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है आकार में। ठीक है ना, और इसमें जो उपग्रहों की संख्या है वो है कितनी,
2 यानी कि इसके जो है शनि के 62 जो है उपग्रह हैं। और सबसे बड़ा जो है इसका टाइटन, टाइटन पूछा जाए तो आप शनि का लगाइएगा, ठीक है ना। और ये 11 घंटे में जो है अपना क्या कर लेता है, घूर्णन काल कंप्लीट कर लेता है। इसमें जो है वलय पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इसे कहा जाता है कि ये जो है पानी में कम, अर्थात पानी में भी ऐसा कौन सा ग्रह है जो पानी में नहीं डूबेगा, क्योंकि इसका घनत्व जो है सबसे कम घनत्व होने के कारण इसके बारे में कहा जाता है कि ये पानी में भी नहीं डूबेगा, ठीक है ना। तो ये चीज भी आप याद रखिए। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, जो आप जहां पर आप रह रहे हैं पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा, ठीक है। अब बचा आपका कौन सा, हो गया शनि, हो गया बृहस्पति, हो गया। अब बचा आपका यूरेनस यानी कि अरुण, अरुण में भी वलय पाए जाते हैं। और सभी सबसे ज्यादा अक्षीय झुकाव पूछा जाता है, ऐसे अक्षीय झुकाव। और इसके साथ ही हम इसे क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, आपका अरुण को कहा जाता है, ठीक है ना। और इसे गैस के साथ वलय पाए जाते हैं और मीथेन के बादलों से ये घिरा हुआ है, इसलिए हरा दिखाई देता है। पूछा जाता है कि इसका हरा रंग किस लिए देखा जाता है, तो मीथेन, मीथेन का रंग क्या होता है, हरा। तो यहाँ पर मीथेन के जो है बादल पाए जाते हैं। इसके कितने उपग्रह हैं, इसके 27 उपग्रह हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा इसका है टाइटेनियम। टाइटन शनि का है और टाइटेनियम जो है अरुण का है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 150वां आखिरी प्रश्न है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, केवल अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। दूसरा है, चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक समय जो है पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लगाता है। तीसरा दिया है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। और चौथा दिया है, चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है परंतु अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता है। बताइए इसका उत्तर आपको काफी अच्छे से बता देते हैं कि इसका उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3, कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर पूरा चक्कर लगाने में लेता है। इसलिए हमें जो है क्या होता है कि एक ही समय, मतलब चंद्रमा का हम एक ही भाग देख पाते हैं। वो समय कितना है, समय याद रखिएगा आपका 27 दिन 7 घंटे। ये पूछा जाता है, इसका घूर्णन कह सकते हैं, घूर्णन भी यही है और परिक्रमण भी यही है, यानी कि दोनों टाइम जो है 27 दिन 7 घंटे होते हैं, जिससे दोनों समान होने के कारण जो है हम केवल चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं, ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा। और जो पृथ्वी है यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है ना। हम जो है कितना भाग देख सकते हैं, चांद का हमें जो है 59% भाग दिखता है और जो 41% भाग नहीं दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शांति का सागर। शांति का सागर जो है इसे कहा जाता है, 59% हम भाग देख पाते हैं, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये थे आज के 20 प्रश्न, काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर भी करें, आप लोग बिल्कुल भी लाइक शेयर नहीं करते हैं, जिससे हम डिमोटिवेट होते हैं और आपको लगता है कि हम इतना कुछ कर रहे हैं और आप लोग एक काम भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक शेयर करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जल्दी अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।